नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। निजी दौरे पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। विशेष विमान से दिल्ली गए हैं मुख्यमंत्री। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दें, विशेष विमान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, सीएम कितने दिन तक दिल्ली में रहेंगे? क्या क्या कार्यक्रम है उनका दिल्ली में? चलिए आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। निजी दौरे पर गए हैं मुख्यमंत्री दिल्ली। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दिन के कार्यक्रम पर दिल्ली दौरे के लिए रवाना हुए हैं? क्या क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए अलीम, अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विशेष विमान से नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और उनके साथ संजय झा जो बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं वो भी रवाना हुए हैं। देखिए जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और आंख भी दिखाने वाले हैं वहां पे। तो जो ललन सिंह है, जेडीयू के वरिष्ठ सांसद है, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि नीतीश कुमार अपने सेहत को लेकर कई बार रूटीन चेकअप कराने जाते हैं और उसी सिलसिले में वो दिल्ली रवाना हुआ है। और इस दौरान सूत्र ये भी बताते हैं कि बीजेपी के कुछ शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं जो सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर इसके पहले भी जब स्वास्थ्य चेकअप के लिए गए थे दिल्ली, तो उस वक्त आपको याद होगा अलीम के उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हुई थी। तो इस वक्त जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा काफी तेज है और आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और उसमें जेडीयू शामिल होगा। तो माना जा रहा है कि कई सारी कयास लगाई जा रही है। तो नीतीश कुमार के 3 दिन के दिल्ली दौरे पर इस बात की भी निगाहें टिके रहेंगी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के शामिल होने की चर्चा जब खुद आरसीपी सिंह ने की है, तो क्या उसके पहले नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है? तो जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। जेडीयू के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 3 दिन के दौरे पर और जो बिहार का जो एक नया भवन वहां पे बना है उसको भी देखने जा सकते हैं। इसके अलावा अपने हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं और जो आंख की समस्या है आंख को भी दिखा सकते हैं। तो इन तमाम कयासों के बीच में नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। आनंद, अगर कयासों की बात छोड़ दें तो मुख्यमंत्री का आमतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी जाते हैं तो एक कार्यक्रम होता है, एक शेड्यूल होता है। तो क्या कुछ कार्यक्रम है, कुछ इस बारे में जानकारी है? देखिए इस बार बिल्कुल बताया गया है कि इस बार चूंकि जो दिल्ली रवाना हुए हैं उसके पहले कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। अमूमन होता है कि जब दिल्ली नीतीश कुमार रवाना होते हैं तो उसके एक रूपरेखा तैयार होती है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रूटीन चेकअप के लिए गए हुए हैं। और रूटीन चेकअप के बाद जो खबर आ रही है कि कुछ शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी की मुलाकात हो सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार की अगर चर्चा होती है और उसमें जेडीयू के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है उस सिलसिले में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार शेड्यूल बनता है, लेकिन इस बार शेड्यूल को सार्वजनिक नहीं किया गया है, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। बार बार यही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी दिनों से दिल्ली नहीं गए थे और वो हेल्थ चेकअप के लिए एक बार साल में दिल्ली जरूर जाते हैं। तो उसी सिलसिले में नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुआ और इसी बीच में चर्चा इस बात को लेकर अलीम बेहद तेज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और ऐसा अमूमन होता है कि जब कोई दिल्ली में बड़ी घटना घटती है, इसके पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे और उस समय गठबंधन होना था बीजेपी और जेडीयू में और सीटों का बंटवारा था, तब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए थे और उस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई थी। तो अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है उसमें जेडीयू के शामिल होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। तो इसी कयासों के बीच में नीतीश कुमार का 3 दिन का दिल्ली दौरा हो रहा है। अली, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर एसएलबीसी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सीडी रेशियो में कमी आने पर बैंकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने सीडी रेशियो को सुधारने की बात की। सीएम ने कहा कि बैंकों में जमा पूंजी के अनुपात में लोन राशि कम है, जिसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि जमा के करीब
76% तक लोन मिलनी चाहिए, जबकि बिहार में तय लक्ष्य से कम लोन दिया जा रहा है। पटना जिले में कम सीडी रेशियो पर भी सीएम नीतीश कुमार नाराज दिखे। तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोग अपना पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं, 76% के करीब लोन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कुछ राज्यों की स्थिति 100% से ऊपर है और बिहार की स्थिति सही नहीं है लोन के मामले में, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। बिहार में तय लक्ष्य से लोन कम दिया जा रहा है, बैंकों पर नीतीश कुमार नाराज दिखे। पटना जिला का सीडी अनुपात भी काफी कम है और विकास में बैंकों की बड़ी भूमिका होती है, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना। अगली खबर का रुख करते हैं। एनआईए ने पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद हथियार और विस्फोटक की जांच शुरू कर दी है। एनआईए नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के घर पहुंची, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। इस मामले में परशुराम सिंह के साथी उनके बेटे गौतम कुमार, संजय सिंह और उमेश यादव को आरोपी बनाया गया। बिहार एसटीएफ ने 31 मार्च को पटना और जहानाबाद में छापेमारी की थी, जिसमें परशुराम सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उसके ठिकाने से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। और इधर दरभंगा ब्लास्ट के तार अब कई राज्यों से जुड़ चुके हैं, लेकिन इंतजार अब भी उस सीसीटीवी के संदिग्धों का है जिसमें 6 चेहरों पर शक है। बड़ा सवाल कि क्या कार और बाइक सवारों ने ही ब्लास्ट की साजिश रची। और दरभंगा पार्सल में ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसी लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं, उसमें 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों की गाड़ी नंबर के आधार पर इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। जांच के लिए गए जीआरपी अधिकारी की माने तो जल्द पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। ब्लास्ट मामले में लगातार एजेंसियों को जो है अलग अलग लीड मिल रही है और इस नए जो लीड मिला है उसके अनुसार सिकंदराबाद में जो है पार्सल विभाग के बाहर में एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं 15 तारीख के, उसमें 2 जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें संदिग्ध दिख रहा है। एक कार सवार जो 4 शख्स हैं उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर जो बाइक से आए 2 जो सवार हैं बाइक सवार, उस पर भी शक किया जा रहा है। तो एजेंसी जो है उन 4 कार सवार और बाइक सवार दोनों पर शक जाहिर करते हुए उनको जो है उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे जिन्हें संदिग्ध मान रही है वो सारे लोग हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम यहाँ से गई हुई है वो भी लगातार वहाँ पर जो है जो जीआरपी लोकल जीआरपी है उनके साथ संपर्क में रहकर उस जांच को आगे बढ़ा रही है। और जो शख्स दिख रहे हैं सीसीटीवी में उनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। तो ऐसे में जो संदिग्ध वहाँ पे जो 6 संदिग्ध का है जिसको जो है जांच एजेंसी ने चिन्हित किया है उसको उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पार्सल को जो पार्सल यहाँ तक आया था उसको भेजने में। तो कहें लगातार जो है जीआरपी हो या वहाँ के एटीएस हो उनको लीड मिल रही है और पूरी जांच का केंद्र बिंदु भी अब सिकंदराबाद जो पार्सल विभाग है वहाँ पर फोकस है जांच एजेंसियों का। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा ब्लास्ट मामले में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी। सबसे पहले जानते हैं कि दरभंगा ब्लास्ट में अब तक क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि
17 जून को दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट हुआ था। 17 जून की वो तारीख थी जिस दिन दरभंगा जंक्शन पर ब्लास्ट हो जाता है। एक पार्सल में रखे चीज में ब्लास्ट होता है। सिकंदराबाद से भेजे गए पार्सल में यह ब्लास्ट हुआ था। तो दरभंगा जंक्शन पर 17 जून को सिकंदराबाद से भेजे गए एक पार्सल में ब्लास्ट होता है। उसके बाद दरभंगा जीआरपी की टीम सिकंदराबाद पहुंचती है और जांच कर रही है। फिलहाल सिकंदराबाद स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें आपको बता दें कि इस सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिख रहे हैं। ये 6 संदिग्ध एक कार पर सवार हैं, जिनमें 4 शामिल हैं, जबकि एक बाइक पर 2 लोग और ज्यादा सवार हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद सुफियान मोहम्मद जावेद का साथी बताया जा रहा है। छपरा से गिरफ्तार जावेद कश्मीर जेल में फिलहाल बंद है। और आपको बता दें कि जावेद पर आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। तो अब तक जो जानकारी मिली और जो जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है, इसके बीच में दरभंगा ब्लास्ट के तार जुड़े हो सकते हैं। यह साफ है कि दरभंगा से पार्सल भेजा गया था, लेकिन दरभंगा में किसने रिसीव किया, कौन रिसीव करने वाला था, यह साफ नहीं हो सका है। पेच यहां भी उलझा है कि यह जांच एजेंसियों के पास जानकारी है कि मोहम्मद सुफियान के नाम से यह पार्सल था, लेकिन भेजने वाला कौन था, सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद यह तस्वीर साफ होगी। पार्सल पर मिले नाम के आधार पर जांच में मोहम्मद सुफियान अरशद का पैन कार्ड मिला है। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। और बंडल के बीच शीशी में केमिकल से ब्लास्ट का शक है, लेकिन शीशी में कौन सी केमिकल रखी गई थी यह साफ नहीं हो पाया है। कपड़े के बीच में शीशी में केमिकल मिला, यह जानकारी है, लेकिन क्या यह केमिकल दरभंगा मॉड्यूल का ड्राई रन था, यह जानकारी जुटना अभी बाकी है। पार्सल पर एक मोबाइल नंबर भी दर्ज है, जो यूपी के मुजफ्फरनगर शामली में रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन मोबाइल सिम किसके नाम पर है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है। जैसे ही ये तस्वीर साफ होगी, इस ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ना आसान होगा और पूरी साजिश का खुलासा संभव होगा। और बेतिया में पुलिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। नौतन थाना पुलिस पर शराब के साथ जब्त की गई कार के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। कानून के मुताबिक थाने में जब्त सामान न्यायालय की संपत्ति होती है और कोर्ट के आदेश के बिना थाने से कोई भी सामान बाहर निकालना कानूनन अपराध है। लेकिन जब्त कार खुलेआम घुमाई जा रही है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को पुलिस ने शराब के साथ एक कार को जब्त किया था। इस मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब पुलिस लोगों को डराने धमकाने के लिए इस कार का इस्तेमाल करती है। मुंशी के साथ स्थानीय युवक इस पर घूमते हैं और स्थानीय लोगों पर पुलिस की धौंस दिखाते हैं। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रफुल्ल कुमार। और सवाल उठता है कि किसके आदेश से आखिर ये कार घुमाई जा रही है। सवाल यह भी है कि कौन कौन लोग कर रहे हैं कार की सवारी। साथ ही सवाल यह भी कि क्या पुलिस को मालूम नहीं है नियम कानून, जो नियम को तोड़ा जा रहा है। पुलिस को क्या अपनी इमेज की चिंता नहीं है, और पुलिस के नाम पर कौन आखिर आतंक मचा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह भी बड़ा सवाल है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र की 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा पटना में जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन ब्रिज, पटना से वैशाली होते हुए अरेराज तक एनएच की घोषणा पर सहमति बनी है। साथ ही बेटा और कोइलवर के बीच सड़क निर्माण पर भी सहमति बनी है। बहुत आभार व्यक्त करेंगे माननीय नितिन गडकरी जी का
कि जो बिहार से हम लोगों ने जिन विषयों को लेके आए थे, सबसे पहले जेपी सेतु के पैरेलल 6 लेन ब्रिज का हम लोगों ने कहा था, उसकी सहमति मिल गई है। दूसरा, पटना से वैशाली होते हुए अरेराज तक का NH का डिक्लेरेशन का, उस पर भी सहमति बनी है। 4 किलोमीटर बिहटा कोइलवर के बीच में जो सड़क के निर्माण का था, उस पर भी उनकी सहमति मिल गई है। और ऐसी कई और जो प्रोजेक्ट NHI के तहत जहाँ जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था, उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया है माननीय मंत्री जी ने, और जो बैठक हुई है उसका बहुत ही सार्थक परिणाम निकलेगा। गोपालगंज में गंडक का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन कई सड़कें और खेत अब भी पानी में डूबे हुए हैं। पानी कम होने से नाव के परिचालन में भी दिक्कत आ रही है। लोगों की मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। गोपालगंज में गंडक का जल स्तर लगातार कम हो रहा है और गोपालगंज के जितने भी इलाके बाढ़ प्रभावित थे वहाँ पर भी पानी अब कम हो गया है। अभी हम सदर प्रखंड के रामनगर के पास है और रामनगर में आप देखेंगे कि ये जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है, सब कुछ इसका एक फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूब गया था। और इस इलाके में लोगों का पैदल चलना मुश्किल था, नाव से भी चलना मुश्किल था क्योंकि नदी में तेज़ बहाव था। लेकिन अब जब पानी कम हो गया है, देखें यहाँ के जो सड़कें हैं, सड़कों से पानी उतर गया है। हालाँकि सड़कें कई जगह टूट गई हैं और देखिए अब महिलाएं जो है वो सड़क पर चलकर जा रही हैं, पानी में मतलब पैदल चलकर, क्योंकि यहाँ पर पानी कम हुआ है, इसकी वजह से नाव भी चलाना मुश्किल हो रहा है। और लेकिन जो गन्ने की जो फसलें हैं, वो फसलें पूरी से अभी भी डूबी हुई हैं पानी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंडक का जो कहर है, किस कदर यहाँ पर फसलों पर देखने को मिला। जो घर थे, घर कई डूबे थे, लेकिन अब गाँव में पानी कम हुआ है, लेकिन फसलें जो है वो प्रभावित हुई हैं। और अभी गंडक का जल स्तर अभी लगातार कम हो रहा है और कम होने से जो स्कूल का जो ये एरिया है, जो परिसर है, वो भी अब पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इस तरह से सदर प्रखंड का जो इलाका है, अब वो बाढ़ से अब थोड़ी सी जो है लोगों को राहत मिली है और जो बाढ़ प्रभावित है वो अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं राहत शिविर से। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जिले के विभूतिपुर प्रखंड के दलसिंह सराय शाहपुर रोड में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ 5 रोज पहले पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से बाहर हो गया और लोग लकड़ी का पटरी डालकर किसी तरह से आ जा रहे थे। लेकिन अब पानी अप्रोच पथ के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। लोगों को आर पार जाने के लिए 5 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। डाइवर्सन तो बहुत गलत समस्या है, जो आने जाने के लिए इतना त्रुटि है, जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है और आदमी से। छपरा सदर अस्पताल के RT-PCR लैब, डायलिसिस और पोस्टमार्टम रूम समेत कई विभाग पानी में डूब गए हैं। इससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष ने। लगातार हो रही बारिश के कारण छपरा में भी हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है छपरा के स्वास्थ्य विभाग पर। आप देख सकते हैं कि ये अभी तुरंत ही उद्घाटन हुआ RT-PCR लैब का। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालात है, मरीज कैसे जाएंगे उस सेंटर तक। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि डायलिसिस सेंटर है यहाँ पे, ART केंद्र है, मैंने कई महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पे। आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम रूम भी है, वहाँ पे एक आदमी आ रहे हैं। किस तरह की परेशानी है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं। 24 घंटे पहले से ये पानी छूट चुका है, अब स्थिति सामान्य हो रही, सब जगह से पानी निकाला जा चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी दिक्कत है। यहाँ एक डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर AK दीपक। ये बताइए कि किस तरह की परेशानी है यहाँ लोगों को? परेशानी है, मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी, उनके आने जाने में बहुत समस्या है। और डायलिसिस वाले मरीज वैसे ही कमज़ोर होते हैं और उनको आने जाने में, अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जा रहा है तो उनकी एक समस्या के साथ साथ दूसरी भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तिरवाल साहब आए थे 2 दिन पहले, बोले हैं बनाने के, लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या पानी चला जाएगा, घाम उग जाएगा तब बनेगा? दिक्कत तो हो रहा है। पानी लगने से क्या दिक्कत हो रही है? बहुत पानी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, यहाँ तक हो जाता है पानी। हाँ, दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है। आप किस लिए आए हैं? हम तो इसमें डायलिसिस करा रहे हैं, किडनी के पेशेंट लाए हैं। डायलिसिस सेंटर है इसमें। गाड़ी लाए हैं, इसे पैदल ले गए हैं उठाकर।
पानी में डूबते हुए। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? भोला कुमार चौरसिया। भोला कुमार से। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल दिक्कतें लोगों को है, किसी तरह से लोग डायलिसिस कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए या कोरोना जांच के लिए इसी पानी से होकर के जाना पड़ेगा। जिनके पास गाड़ी नहीं है उन्हें पानी में डूब करके जाना पड़ेगा। लेकिन सीधे तौर पर सवाल सरकार पर उठ रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। जिस तरह के हालात बन गए सदर अस्पताल में, पूरा सिस्टम डूब रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे बचाने के लिए कौन आएंगे, यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब आम लोग खोज रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बॉलीवुड एक्टर और बिहार के लाल मनोज वाजपेयी आज पटना पहुंचे थे। कालिदास रंगालय में आयोजित सम्मान समारोह में मनोज वाजपेयी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बिहार में थिएटर को बढ़ाने के लिए प्रयास का वादा किया। उनसे बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने। हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कलाकार और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार मनोज वाजपेयी जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस मकसद से बिहार पहुंचे थे और बिहार में उन्होंने आज बिहार आर्ट थिएटर में खास संदेश दिया है। क्या कुछ कहते हैं, हम सीधे जुड़ते हैं मनोज भाई से, हम उनसे बात करेंगे। मनोज वाजपेयी जी, क्या कहना है? रंगमंच है, रंगमंच के लिए कालिदास के लिए आए थे हम लोग, उनके रंगमंच स्थल के लिए, उसके साथ जुड़ाव की बात है। आगे कुछ योजना है बिहार में थिएटर को बढ़ाने के लिए, क्या कुछ करेंगे? अभिषेक, अभी तो हम लोग जुड़े हैं, आगे ऐसे ही कार्यक्रम बनता जाएगा। आज मनोज वाजपेयी अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे और देखिए यही मनोज वाजपेयी जी की गाड़ी है और मनोज अपनी पत्नी शबाना और अपनी बिटिया के साथ पहुंचे थे और उन्होंने खास तौर पे ये कहा है कि बिहार और बिहार के जो थिएटर है उसको लेकर वो काम करेंगे। जो इन्होंने कहा है उससे उम्मीद की जा सकती है कि जो बिहार आर्ट थिएटर है, जो एक सबसे पुरानी संस्था जिसे कहें बिहार में थिएटर के लिए, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है और बिहार के जो कलाकार हैं उनको कुछ बड़ा आने वाले दिनों में जो बड़ा बदलाव जो है बिहार आर्ट थिएटर से देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।